मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के वैद्युत रसायन द्वितीय में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल को किस प्रकार से बताया जाता है या क्या क्या होता है उसके बारे में, और दूसरा है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं, और एक जो है वो वैद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल का जो पारंपरिक प्रदर्शन कैसा होता है, कन्वेंशनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एक प्रारूपिक गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल के बारे में कि वो क्या होता है। तो देखिए, एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का जो जो उसका प्रदर्शन है या उसको जो प्रदर्शित कर सकते हैं वो निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसा आपने दो दे रखे हैं, एक तो सरंध्र दीवार युक्त गैल्वेनिक सेल और दूसरा लवण सेतु युक्त गैल्वेनिक सेल। सरंध्र दीवार युक्त जो गैल्वेनिक सेल है उसमें दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में एक सरंध्र दीवार है और एक तरफ कॉपर, एक तरफ जो है जिंक एनोड के साथ जिंक सल्फेट है या जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है जिसे एनोड की तरह कार्य करेगा। दूसरा है वो कॉपर रोड के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और यहाँ पर जो कॉपर है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। यानी कि जिंक जो है वह उसका तो ऑक्सीडेशन होगा जबकि कॉपर है उसका रिडक्शन होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो लवण सेतु लगा के बताया हुआ है, वैसा का वैसा ही है। और इसमें लवण सेतु जो है वो उसी प्रकार से दो अलग अलग कंपार्टमेंट है जिनको लवण सेतु से जोड़ा गया है, और एक कंपार्टमेंट में या सेपरेट जो पोर्शन है उसमें जिंक जो एनोड है वो जिंक सल्फेट के साथ और दूसरा जो है कैथोड है, कॉपर कैथोड है वो कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ रखा हुआ है। और बाहर से जो है वो गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ लेते हैं जिससे हम जो करंट जिंक से कॉपर की तरफ जो बहती है उसका उसका मात्रा या उसका ज्ञान हमारे को गैल्वेनोमीटर से हो जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में हमारे को डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है। जो लवण सेतु लगाया हुआ है इसमें वह अगार अगार के साथ सोडियम सल्फेट या फिर KCl का पेस्ट होता है। सोडियम सल्फेट के अगार अगार के साथ सोडियम सल्फेट या फिर KCl का पेस्ट होता है। इस प्रकार से लवण सेतु लगा के जो है वह गैल्वेनिक सेल बनाया होता है। अब दोनों ही प्रकार के जो गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल है उसमें इलेक्ट्रोड मैंने जैसा आपको बताया है कि जो दो इलेक्ट्रोड हैं उसमें अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जो एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो जो एनोड पर है वो जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन होकर जिंक+2 या जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, यानी कि अर्धशैल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर जो है वह कॉपर आयन का जो है वह दो कॉपर आयन जो है सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन लेकर, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो कॉपर पर इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी उपस्थित है, जिसके कारण से कॉपर+2 जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वह कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता जाता है। इस प्रकार से कॉपर का अपचयन होता है और अर्धशैल अभिक्रिया में अपचयन का प्रोसेस होता है। कुल अभिक्रिया को अपन इस प्रकार से बता सकते हैं: ZnS प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस और Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर S, यानी कि S4 यहाँ पर सॉलिड है, एक्वस का मतलब है ये विलयन अवस्था में है, ठीक है, या जलीय विलयन अवस्था में है, जो भी इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब इसके सेल के आरेख को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसमें हमने पहले ही बताया है कि जो मेटल्स होते हैं उनको बाहर की तरफ रखा जाता है और उसके बाद जो आयनिक अवस्था है उसके अंदर की ओर रखा जाता है। अगर कोई सांद्रता या उसकी एक्टिविटी अलग अलग है किसी विलयन की तो वो फिर उसके साथ रखी जाती है। अगर लवण सेतु होता है तो डबल लाइन्स या द्वारा दो समांतर खड़ी रेखाओं द्वारा इसको सेपरेट किया जाता है और अर्धशैल अभिक्रियाओं को। और अगर सरंध्र दीवार है
तो डॉटेड लाइन द्वारा इसको सेपरेट किया होता है। तो देखिए लवण सेतु युक्त जो अभिक्रिया है वो सेल का जो आरेख है वह निम्न प्रकार से बताया गया है। इधर जो है वह एनोड पोर्शन है और इधर कैथोड पोर्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में कैथोड लिखा जाता है। तो एनोड की तरफ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और कैथोड की तरफ अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो अपन लिख देते हैं ZnS ओब्लिक Zn2+ एक्वस और ये C1 सांद्रता है माना, और दो खड़ी रेखाओं जो कि सरंध्र पात्र जो लवण सेतु को प्रदर्शित करती हैं। फिर कॉपर आयन जो है उसका और उसके माना C2 सांद्रता है, उसके साथ फिर अपन रख देते हैं कॉपर S। देखो बाहर की तरफ हमने दोनों तरफ क्या है मेटल रखा है और अंदर की तरफ दोनों तरफ जो है वो आयनिक अवस्था रखी है, या यूँ कहिए कि जो उसका सॉल्यूशन फेज है उसको रखा है। यहाँ पर जो लवण सेतु होता है उसके दो कार्य होते हैं, एक तो वह इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है और एक दूसरा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है ये, ठीक है। तो सेल के दो कार्य हो गए, ये सेल में विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, दूसरा है ये सेल में विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। लवण सेतु में वे आयनिक स्पीसीज ही लेते हैं जिनमें सेल अभिक्रिया के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी जो है आयनिक स्पीसीज इसमें काम में लेते हैं जो अगर कोई अभिक्रिया होती है, कोई सेल का प्रोसेस होता है, सेल रिएक्शन होती है, उस समय जो है उनकी आयनिक जो अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सरलतम जो या सिंपलेस्ट जो गैल्वेनिक सेल है उसका उदाहरण जो है वो डेनियल सेल है। अब उसी को अलग रूप में व्यक्त किया गया है कि हमने एक सेपरेट पोर्शन ये बना दिया और एक जो सेपरेट पोर्शन ये है। अब जो सेपरेट पोर्शन है उसको सरंध्र दीवार से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अंदर वाले में जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड लगा दिया जो कि कैथोड की तरह कार्य करता है और जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। बाहर जो है वो प्लेटिनम वायर के साथ हमने एक कॉपर रोड ले ली या कॉपर की पत्ती ले ली और कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। तो सिंपल सा वो का वही प्रोसेस है। तो सेल जो आरेख होगा इसमें, चूंकि प्लेटिनम के सहारे अपन ने जिंक और कॉपर को जोड़ा है तो हमारे को प्लेटिनम भी लिखना जरूरी है। प्लेटिनम 1s यानी कि सॉलिड स्टेट में है। इसी प्रकार बाहर की तरफ दूसरा लिख दिया अपन ने प्लेटिनम 2s। फिर मेटल आएगा दोनों तरफ तो जिंक S और इधर कॉपर S। फिर सरंध्र दीवार से इसको सेपरेट कर रखा है तो अपन ने डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर दिया, इधर जिंक 2+ और कॉपर 2+। इस प्रकार से हो गया। अब सेल अभिक्रिया अपन लिखते हैं तो जो एनोड पर होगी उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर जो है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल सेल अभिक्रिया वही हो जाएगी जो अपन ने ऊपर बताया है। ZnS प्लस कॉपर 2+ आयन प्लस जिंक 2+ आयन प्लस कॉपर S यानी सॉलिड अवस्था में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बाह्य परिपथ का स्विच चालू करने के बाद हमारे को जो है डेनियल सेल में निम्न परीक्षण प्राप्त होते हैं। जिंक तो घुलता जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर एकत्रित हो जाता है क्योंकि उसका रिडक्शन होता है। बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर बहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर वह इकट्ठा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो कॉपर +2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर जो है कॉपर +2 आयन जो है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वहीं इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रकार का प्रोसेस होगा। और यदि कोई बीच में इस परिपथ में मोटर लगी हुई है तो वह हमेशा घूमती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल किसे कहते हैं। देखिए उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल जो है वो ऊष्मागतिकी के आधार पर दो प्रकार से इनको विद्युत रासायनिक सेलों को बांटा गया है। तो उत्क्रमणीय सेल तो सिंपली वे होते हैं जिनमें यदि हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल के विपरीत कोई अतिरिक्त बाह्य विद्युत वाहक बल लगा दें और उसकी मात्रा सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो तो रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत जो है
विद्युत का प्रवाह है दोनों उल्टा हो जाए तो वह तो होता है उत्क्रमणीय सेल। जैसे डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है और विद्युत धारा जिंक से कॉपर की तरफ बहती है। अगर ये हो जाए, बाह्य ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर दें, इस पे लगा दें, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अगर कॉपर से जिंक की ओर होने लगे और विद्युत धारा का प्रवाह भी कॉपर से जिंक की तरफ होने लगे तो वह उत्क्रमणीय सेल कहलाता है। जबकि अनुत्क्रमणीय सेल में अगर हम बाह्य विद्युत ईएमएफ का मान या विद्युत वाहक बल का मान सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक कर दें तो धारा तो विपरीत दिशा में बहने लगे, परंतु जो सेल अभिक्रिया है वह उल्टी न हो, एक नई सेल अभिक्रिया होने लगे तो वह कहलाता है अनुत्क्रमणीय सेल, इरिवर्सिबल सेल। सिंपल सी यही बात है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल में। तो अपन बात करते हैं पहले उत्क्रमणीय सेल। वे सेल जिस पर अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के ईएमएफ से अधिक किंतु विपरीत दिशा में ईएमएफ लगाया जाए तो सेल में विद्युत धारा भी विपरीत दिशा में बहने लगेगी और सेल क्रियाएं भी विपरीत दिशा में संपन्न होने लगेंगी। ऐसी जो सेल होती है उसे उत्क्रमणीय सेल कहते हैं और डेनियल सेल भी एक उत्क्रमणीय सेल का उदाहरण है। यदि डेनियल सेल को विपरीत दिशा में कार्य करने वाले ईएमएफ के एक ऐसे स्रोत से जोड़ दिया जाए जिसका ईएमएफ सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म मात्रा में कम हो तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होंगे और अभिक्रिया जो है वह निम्न प्रकार से संपन्न होगी। जिंक का ऑक्सीकरण होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। परंतु यदि बाह्य स्रोत का ईएमएफ और डेनियल सेल का ईएमएफ बराबर हो तो कोई क्रिया नहीं होगी। परंतु दूसरी कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही मैंने बताया, यदि बाह्य स्रोत का ईएमएफ सूक्ष्म मात्रा में डेनियल सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होंगे, अर्थात विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी और निम्न प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी। इसमें कॉपर का तो होगा ऑक्सीडेशन और जिंक का होगा रिडक्शन। ठीक है। इस प्रकार एक उत्क्रमणीय सेल पर लगाए गए बाह्य ईएमएफ को विपरीत दिशा में सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म मात्रा में बढ़ाने पर भी सेल में विद्युत धारा की दिशा और सेल क्रियाएं विपरीत हो जाती हैं। डेनियल सेल की उत्क्रमणीयता को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। बीच में अपन ने उत्क्रमणीय का निशान लगा दिया है। ठीक है। अनुत्क्रमणीय सेल। अनुत्क्रमणीय सेल क्या होते हैं? वे सेल जिस पर यदि अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के ईएमएफ से अधिक किंतु विपरीत दिशा में ईएमएफ लगाया जाए तो सेल में विद्युत धारा तो विपरीत दिशा में बहने लगेगी लेकिन सेल क्रियाएं विपरीत नहीं होती। इस स्थिति में दूसरी नई सेल क्रिया ही संपन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि H2SO4 में कॉपर व जिंक के इलेक्ट्रोड लगा दी जाए तो अनुत्क्रमणीय सेल बनती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़ देते हैं, निम्न क्रिया संपन्न होती है। जिंक जो है वो 2H+ के साथ जिंक का ऑक्सीडेशन होकर Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2 जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है और धारा की दिशा जिंक से कॉपर की ओर होती है। यदि बाह्य स्रोत का ईएमएफ अनंत सूक्ष्म मात्रा में सेल के ईएमएफ से अधिक कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जो है अभिक्रिया क्या होगी? कॉपर जो है 2H+ आयनों के साथ अभिक्रिया कर कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा और H2 जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने लगेगी और धारा की दिशा जो है वो कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगी। इस प्रकार से अपन बात करते हैं। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय सेल है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन बात करते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल का जो पारंपरिक प्रदर्शन है ना, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, वो किस प्रकार से करते हैं।
तो देखिए मैं मोटी मोटी बातें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अब यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट कर देता हूँ कि किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। किसी विद्युत रासायनिक सेल को एक आरेख या संक्षिप्त प्रतीकों द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात, धातुओं के इलेक्ट्रोडों को सिरों की ओर लिखा जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। जो धातु होते हैं, जो इलेक्ट्रोड जिस धातु के बने होते हैं, उनको एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, लेफ्ट में एनोड रखते हैं और राइट में कैथोड रखते हैं, आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है विलयशील पदार्थों को मध्य भाग के निकट लिखते हैं। जो विलयशील पदार्थ होते हैं वो एकदम बीचों बीच के मध्य लिखते हैं। समस्त पदार्थों की अवस्था, सक्रियता या सांद्रता तथा दाब आदि को दर्शाया जाता है। पदार्थों के साथ उसकी अवस्था क्या है और उसकी सक्रियता क्या है या सांद्रता क्या है, और उसका अगर वह गैसियस अवस्था में है तो उसका दाब क्या है, वह भी साथ में लिखा जाता है। यदि कुछ सूचनाओं की आवश्यकता नहीं हो तो आरेख से उन्हें हटाया जा सकता है। पांचवी बात है, दो प्रावस्थाओं की परिसीमा दर्शाने के लिए एक खड़ी रेखा खींची जाती है। जैसे ZnS प्लस Zn+2 एक्वस को अगर सेपरेट किया जाता है, उसकी परिसीमा दर्शाई जाती है, तो एक सीधी खड़ी रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट बात है, दो विलयशील द्रव प्रावस्थाओं जिन्हें लवण सेतु द्वारा पृथक करके उन्हें संधि विभव जंक्शन पोटेंशियल से मुक्त रखा गया हो तो उनके मध्य दो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है। यदि दो विलयशील द्रव अवस्थाओं के मध्य संधि या जंक्शन को दर्शाने के लिए एक खड़ी टूटी हुई लाइन खींची जाती है, यानी सरंध्र दीवार होती है तो उसके बीच में डॉटेड लाइन खींची जाती है। आठवां बात है, यदि एक ही प्रावस्था में एक से अधिक विलयशील पदार्थ हों तो उनके मध्य अर्धविराम या कोमा लिखा जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रक्रम अर्थात एनोड को बाईं ओर तथा अपचयन प्रक्रम अर्थात कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ कुछ सेल आरेखों के उदाहरण लिए गए हैं, जिसमें एक पूर्ण सेल आरेख लिखा हुआ है, फिर संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है। जैसे ये डेनियल सेल वाला है, प्लेटिनम 1s, फिर खड़ी रेखा ZnS, फिर दो जो प्रावस्था है उनको अलग करने के लिए एक खड़ी रेखा Zn2+ एक्वस, और इसकी एक्टिविटी है 0.35, और दो बड़ी रेखाएं यानी इनके बीच में एक लवण सेतु लगा हुआ है, फिर कॉपर+2 और इसकी एक्टिविटी 0.49 है, और फिर खड़ी रेखा कॉपर S और फिर खड़ी रेखा प्लेटिनम सेकंड S। संक्षिप्त रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं, Zn/Zn+2, दो खड़ी रेखाएं लवण सेतु को बताती हैं, कॉपर+2 और खड़ी रेखा और कॉपर। इसी प्रकार से दूसरा सेल आरेख लिखा हुआ प्लेटिनम जो गैसियस है H, और उसमें गैसियस अवस्था के साथ उसका प्रेशर लिखा हुआ है, फिर H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, उसकी एक्टिविटी लिखी हुई है, फिर HgSO4 सॉलिड अवस्था में और Hg जो है लिक्विड अवस्था में। इसको संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम ऑब्लिक खड़ी रेखा H2 खड़ी रेखा H2SO4 एक्वस और खड़ी रेखा HgSO4 S और एक फिर खड़ी रेखा Hg। फिर एक दूसरे सेल आरेख को बताया हुआ है AgS और खड़ी रेखा AgClS प्लस FeCl2 जो है वह उसकी मोलरिटी जो है 0.54 है 0 है, और दूसरा FeCl3 है जिसकी मोलरिटी 0.221 है और उसके साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो संक्षिप्त रूप में अपन ऐसे लिख सकते हैं, Hg खड़ी रेखा HgClS खड़ी रेखा FeCl2 एक्वस कोमा FeCl3 एक्वस खड़ी रेखा प्लेटिनम, ये संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपन किसी विद्युत रासायनिक सेल का जो है वो पारंपरिक प्रदर्शन कर सकते हैं। कई बार ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, तो आप इसको बता सकते हो। अब अपन कल सेल के EMF के बारे में पढ़ेंगे और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन कल बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।